हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसे कि कल हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 फिनिश किया था, तो आज हम लोग उसके चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ द अर्थ क्या है, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अर्थ की जो मोशन होते हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो जैसे कि एज यू नो, जैसे कि हम जानते हैं कि दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, यानी अर्थ के पास कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, दो प्रकार के मोशन होते हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। अब आखिर ये कैसे मोशन होते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि ये मोशन है क्या। तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि टाइप्स ऑफ मोशन नेमली, जिसका नाम हम क्या देते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो इसके अर्थ के दो मोशन होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तब आखिर ये रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक अर्थ है, कल हमने लेटीट्यूड्स और जैसे यहाँ पे ये हो गया, और कल हमने लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी क्लास किया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पोल था नॉर्थ पोल और ये था हमारा साउथ पोल, और इससे एक नीडल जा रहा था। क्या था, एक नीडल पास थ्रू कर रहा था। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोल रहे थे। तो जब अर्थ जो होता है ना अपने एक्सिस पे, यानी कि एक्सिस पे मूव करता है, यानी कि जैसे कि हमारा पॉटर्स अपने व्हील को क्या ना करते हैं, व्हील को एक एक्सिस पे ही मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब ये अपने एक्सिस पे मूव करता है ना, तब इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो वही इन बातों के यहाँ पे लिख रहा है कि रोटेशन इज द मूवमेंट। क्या लिख रहा है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि जो रोटेशन होती है ना वो अर्थ की एक्सिस पे होती है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है ना, यानी कि अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है जस्ट लाइक एक लट्टू की तरह, तो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आगे फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट होती है अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट्स, इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। कहने का मीन्स है कि जब हमारा अर्थ जो होता है, मान के चलिए कि हम यहाँ एक सन बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सन हो गया, और इसके चारों तरफ हमारा जो अर्थ होता है वो क्या करता है, घूमते रहता है। जैसे ये हमारा, ऐसे मान के चलिए कि ये है अर्थ का ऑर्बिट। ठीक है, और कभी यहाँ अर्थ क्या होगा कि इसके चारों तरफ क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कभी यहाँ पे अर्थ हो गया, तो कभी सन के यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करते रहता है। ठीक है, और जब ये इसके ऑर्बिट में मूव करेगा ना, तो अपने एक्सिस पे भी मूव करते हुए चलता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि जब अर्थ जो होता है अपने, यानी कि सूर्य के ऑर्बिट पे और अपने एक्सिस पे भी अगर मूवमेंट करता है अर्थ, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द एक्सिस, क्या कर रहा है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो एक्सिस होता है अर्थ का, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स चैप्टर में कि कुछ, यानी कि 4 हमारे क्या थे, इमेजिनरी लाइंस थे। तो उसी में से क्या होता है कि एक और, जैसे कि हमारा जो एक्सिस होता है, जो नीडल्स हम लेते हैं इसके बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, ये वास्तव में रियलिटी में तो होता नहीं है। हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, और ये हमारा होता है एक इमेजिनरी लाइन। तो वही यहाँ पे बात को दिखा रहा है लोग कि द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 डिग्री विथ द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 66.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि 66.5 डिग्री, ये हाफ में है। यानी कहने का मीन्स है कि जब यहाँ अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पे और इसके ऑर्बिट पे जब ये टर्न करते रहता है, तो इसकी जो यहाँ पे ऑर्बिटल, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वो एंगल मेक करता है, जो एंगल बनाता है, वो होता है हमारा 66 इंटेजर 1/2 डिग्री का। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्बिटल प्लेन पे अर्थ की जो एंगल होती है वो कितने डिग्री पे होती है, तो होता है हमारा
66 इंटीजर 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री। फिर कह रहा है आगे कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और इस जब ये ऑर्बिट पे चलता है तो अब हम इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं ऑर्बिटल प्लेन। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा जो ऑर्बिट है हमारा, ये क्या है हमारा, इस सारे के सारे ये पूरे ऑर्बिटल प्लेन में आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अब कल जैसे कि हमारा सन जो अर्थ है, ओके, तो यहाँ पे जो दे रहा है कि द अर्थ रिसीव, यानी कि जो हमारा अर्थ होता है वो लाइट कहाँ से रिसीव करता है, तो लाइट करता है रिसीव सन से, ठीक है। फिर कह रहा है कि ड्यू टू द spherical shape of the earth only half of it gets light from the sun at a time। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे ये अर्थ जो होता है, अर्थ कैसा होता है साइज में, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और जब ये स्फेरिकल होगा और यहाँ से अगर सन होगा तो लाइट अगर करेगा, मान के चलो इसका जो प्रकाश एक टाइम में जाएगा तो इसके हाफ पार्ट में जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही टाइम में जो हमारा अर्थ होता है वो हाफ में अब इस लाइट को रिसीव करता है, किसके लाइट को, सन के लाइट को। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि ड्यू टू spherical shape of the earth only half of its gets light from the sun at a time। यानी एक समय में अर्थ के सिर्फ हाफ पार्ट में ही क्या होता है कि हम लाइट को, ये अर्थ जो होता है वो लाइट को रिसीव कर सकता है। जैसे अब आगे पढ़ते हैं, करें कि द पोर्शन फेसिंग the sun experience day while the other half way from the sun experiences night। कहने का मीन्स है कि जब हमारा जो सन है एक टाइम में अगर अर्थ को एक ही यानी कि हाफ वे में रिसीव करेगा, तो जब ही इसका लाइट जिस तरह होता है, कहने का मतलब है कि अर्थ जब एक टाइम्स में यानी कि हाफ है, यानी कि एक बार में हाफ में ही लाइट को कवर करे, सन से लाइट लेगा, तो जिधर इसका एक भाग में अगर लाइट होगा ना तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, सेकंड वाले पोर्शन में क्या होगा कि नाइट होगा, ठीक है। और वो सेकंड वाले पोर्शन में अगर डे होगा तो जो पहले वाला पोर्शन था जहां पे लाइट आ रहा तो उसमें नाइट हो जाएगा। यानी कि अर्थ जो होता है ना एक टाइम में अपने सिर्फ हाफ पार्ट में ही डे और दूसरे हाफ पार्ट में नाइट होता है उसमें, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे from nights on the globe is called the circle of illumination। कहने का मीन्स है कि द सर्कल ऑफ दैट डिवाइस, और ये जो सर्कल होता है द डे फ्रॉम नाइट, और ये नाइट और डे में डिवाइड होता है ऑन द ग्लोब्स। ग्लोब से हम क्या करते हैं, ये भी तो दिखाते हैं कि नाइट और डे में कैसे, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉल्ड ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे बोल रहा है कि द सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure 3.2। अब जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे 3.2 पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये 3.2 है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis, ठीक है। ये जो सर्कल होता है ना, कहने का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, हाफ यानी कि 23.5 डिग्री पे कंप्लीटली ऐसे क्या है, झुका हुआ है, इंटाइडल्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर लाइट सन, जैसे हमारा ये सन हो गया, सन की जो लाइट जाएगी तो ये पूरे इतने पोर्शन में जाएगी ना, तो यहाँ पे जो लिख रहा है ना कि डज नॉट coincide, यानी एक्सिस जो होता है ना जो लाइट की प्रकाश, कहने का मतलब है कि जो हाफ, तो इस पार्ट में ना देखिए कहना क्या चाहता है, यानी कि जब लाइट जाएगा ना तो कहने का मीन्स ये नहीं कि यहाँ इतने में ही लाइट जाएगा, नहीं, वो हाफ पार्ट में करेगा, ऐसे करेगा ना, यानी इतने में डे करेगा तो इतने में क्या करेगा, नाइट होगा। तो कहने का सेंस यहीं पे है कि ये लाइन जो होता है इमेजिनरी और ये जो लाइन होता है ये क्वाइंसाइड नहीं होते हैं, एक दूसरे पे नहीं होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3.2 पिक्चर है, इसे हम समझ लिए। अब आगे बोल रहा है क्या कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। कहने का मतलब है कि जो अर्थ होता है वो टेक्स क्या करता है, इस रोटेशन अपने एक्सिस, अगर रोटेशन जहां भी वर्ड आएगा ना तो वो होगा एक्सिस पे मूव करना, मूवमेंट करना, और जहां भी रिवोल्यूशन आएगा वो होगा हमारा सन के ऑर्बिट में रेवोल्यूशन यानी कि मूवमेंट करना। तो यहाँ पे दे रहा है कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस पे ये लगभग अबाउट, यहाँ पे अबाउट दिया हुआ है इसलिए क्योंकि इसको लगभग यानी कंप्लीट 24 आवर नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए। तो कह रहा है कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस,
ठीक है। तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, मूवमेंट करने में इसको कितना देर लगता है, 24 आवर लगता है। फिर कर रहा है अगेन कि द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब ये अर्थ डे को क्यों बोलते हैं, अर्थ डे आखिर इसको क्यों बोलते हैं इस पीरियड को, क्योंकि जो ये अर्थ होता है, ये जो रोटेशन करता है ना, रोटेट करता है, तो हम जैसे बोलते हैं क्या कि हमारे अर्थ पे दिन और रात कैसे होता है, डे और नाइट कैसे होता है, तो इसका रीजन है ये रोटेशन ही। ठीक है, अगर अर्थ हमारे एक्सिस पे रोटेट करता है ना, तो रोटेशन के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पे दिन और रात होती है। तो वहां पे यहाँ पे इसीलिए ये दिया हुआ है कि जो ये रोटेशन का पीरियड होता है वही हमारा अर्थ डे कहलाता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का डेली का मोशन है, ये हमेशा रेगुलरली इसी अपना रोटेशन यानी कि करते रहता है। अगर जिस दिन अगर ये रोटेशन बंद कर दिया तो समझिए कि एक तरफ दिन का दिन ही होगा और दूसरी तरफ नाइट होगी। और इसका रीजन क्या होगा कि जिधर डे होगा ना उधर मैक्सिमम फॉर्म में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती चली जाएगी कि लाइफ वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, और दूसरे साइड में जो रात होगी जिधर नाइट होगा उधर क्या होगा, बर्फ ही बर्फ दिखेंगे, यानी इतनी ठंडी रहेगी कि वहां भी लाइफ सरवाइव करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो वहीं पे यही बात बोल रहा है कि हमारा जो अर्थ होता है वो डेली मूवमेंट करता है। ठीक है, मोशन करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे कि वाट वुड हैपन, क्या होगा इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर हमारा अर्थ जो है वो रोटेट न करे, यानी कि अपने एक्सिस पे मूवमेंट न करे, तो क्या होगा, ये सवाल खड़ा कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। कहने का मतलब है कि अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ उसका फेस होगा वो हमेशा हमेशा के लिए डे एक्सपीरियंस करेगा, यानी वहां पे दिन का दिन रहेगा। फिर कह रहा है कि 10 ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस, और ये लगातार वार्म यानी क्या होते चला जाएगा, गर्म होते चला जाएगा। और ये जो रीजन है हमारा जो सन के फेस की तरफ रहेगा, ये रीजन हमारा लगातार गर्म होता चला जाएगा, वार्म होता चला जाएगा, हॉट होता चला जाएगा, जिसके कारण वहां पे ह्यूमन का सरवाइव, एनिमल्स का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द अदर हाफ वुड, यानी कि अगर मान के चलिए कि अगर एक फेस में सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि सन की तरफ फेस है तो डे हुआ, तो दूसरा हाफ भी तो होगा, तो अब उस हाफ में क्या होगा ये देखिए। तो कह रहा है कि द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। कहने का मीन्स है कि दूसरा जो हाफ होगा वहां पर रीमेन हमेशा डार्कनेस रहने के कारण, एंड भी फ्रीजिंग, और वहां पे हमेशा डार्क रहेगा, जिसके कारण वहां पे कोल्ड और फ्रीज। कहने का मतलब है कि ठंडी तो रहेगी ही लेकिन वहां पे फ्रीज यानी कि जितनी भी चीजें रहेंगी वाटर वो फ्रीज हो जाएगी ऑल द टाइम के लिए, यानी कि पूरे समय के लिए। फिर कह रहा है कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है ना, जो एक तरफ डे और दूसरी तरफ लगातार क्या हो, ऑलवेज के लिए नाइट हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में लाइफ हमारा जो होगा पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे ये जाने कि हमारे अर्थ का रोटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो ह्यूमन यानी कि हम सब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब रोटेट कर रहा है तो हमारा जो डे और नाइट क्या होता है, डे और नाइट में चेंजिंग आती है। कहने का मतलब है कि जो डे और नाइट होता है हमारा वो किसके कारण होता है, इसी रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सेकेंड मोशन, अब जो सेकेंड मोशन है, जो दूसरी गति है पृथ्वी की, जो दूसरी मोशन है हमारी अर्थ की अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। कहने का मीन्स है कि जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जब अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ इसके ऑर्बिट में चलता है, यानी कि मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे मूवमेंट करता है, तो अभी हमने पहले पढ़ाया था क्या कि 66.5 डिग्री पे मूवमेंट करता है ना। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो कितने डिग्री पे इंटाइटल्ड है, तो 23.5 डिग्री पे है ना।
अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अर्थ के दो मोशन हुए, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन के बारे में भी हम पढ़ें कि रोटेशन क्या होता है, और अभी हमने बताया कि रेवोल्यूशन क्या होता है। तो सन के ऑर्बिट में जब हमारा अर्थ चारों तरफ उसके अराउंड क्या करता है, मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तो इस कंडीशन को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो बोल रहा है कि इट टेक 65 डेज, यानी कि ये कितना डेज लेता है, 65 डेज, 1 ईयर यानी कि लगभग 1 साल। ठीक है, फिर कह रहा है कि टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये क्या करता है, सन के चारों तरफ इतने दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द से कन्वीनियंस। कहने का मीन्स है कि हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो टाइम है ना, वो कितना दिन लगता है, वो लगता है 365 डेज। अगर 1 साल में जो ये पूरा, कहने का मतलब ये पूरा एक बार रिवोल्यूशन करता है, वो कितना टाइम लेता है, 365 डेज एंड 6 आवर। ये इतना कंडीशन 1 साल में ना, उसको इतना मन, कहने का मीन्स है कि इतने टाइम में वो क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 6 आवर को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, 6 आवर को इग्नोर करते हैं यहाँ से। तो हमने आगे मतलब कि हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि एक होता है नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर होता है। तो जो लीप ईयर होता है, तो आप एक बात बताइए कि जो हमारा नॉर्मल ईयर है, जो हमारा नॉर्मल ईयर है, इसमें क्या होता है, 365 डेज ही ना होता है एक ईयर में, होता है ना। और जो हमारा स्पेशल यानी कि हम लोग लीप ईयर बोलेंगे, जो लीप ईयर्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 366 डेज का होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हमारा 6 आवर है, तो हम जानते हैं कि हर ईच 4 आवर्स के 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमारा कितना चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, यानी कि अब ये लीप ईयर, अभी ये लीप ईयर है, क्या है, ये लीप ईयर है। अब कब लीप ईयर होगा, तो 2024 में लीप ईयर होगा। यानी कि ये हर 4 साल पे चेंज होता है। तो आखिर ये 4 सालों पे क्यों चेंज होता है, तो जो हम यहाँ पे आपको बताएं ये कि हमारा जो अर्थ होता है वो रिवोल्यूशन करने में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लेता है। तो ये 6 आवर को हम इग्नोर करते हैं, और यही 6 आवर 1 साल में 6, फिर दूसरे साल में फिर 6 इग्नोर करेंगे, तीसरे ईयर में भी 6 इग्नोर करेंगे, और चौथे में भी 6 को इग्नोर करेंगे। और ये जो 4 सालों में ये कितने टाइम में हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा टाइम बन रहा है 20 आवर। और हमें पता है कि 20 आवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डे। क्या होता है, 1 डे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हर 4 सालों पे एक दिन इंक्रीज कर जाता है, और वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। और 365 के बजाय वहां पे होता है 366 डेज। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो किस मंथ में जाके जुड़ता है, तो ये होता है हमारा फेब्रुवरी। और फेब में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, 29 डेज का होता है। तो क्या अब यहाँ पे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इस पिक्चर को देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है क्या, कि हमारा अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करते रहता है, यानी सॉरी रिवोल्यूशन करते रहता है, और रोटेट भी करता है ना अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर में 4 कंडीशन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक यहाँ पे कंडीशन को दिखाया गया है, एक दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिखाया है, तीसरा कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया है, और चौथा कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया है। आखिर ये कंडीशन क्या है, इसे भी जाने। देखिए क्या होता है, ये जो डेट दिया हुआ है ना 21 मार्च, नीचे क्या दिया हुआ है 23 सितंबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 22 दिसंबर, और यहाँ पे दिया हुआ है 21 जून। अब इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, अब ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब प्रीवियस चैप्टर में यानी कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 2 में इन दोनों बातों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो लिख रहा है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, विंटर सोलिस्टिक। अब देखिए,
आखिर ये विंटर सोलिस्टिक यहाँ पे क्यों दिया है और यहाँ पे समर सोलिस्टिक क्यों दिया है? ठीक है, एक बात बताइए, हम लोग क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो हम लोग अपने कंडीशन से अगर जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 22 दिसंबर है ना, तो 22 दिसंबर को जैसे हम भी मान के चलिए कि हम लोग इंडिया में हैं, तो दिसंबर के दिनों में हम क्या करते हैं, समर को फील करते हैं या विंटर को फील करते हैं? विंटर को फील करते हैं ना। तो उस दिन क्या होता है कि हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि हम जो ये अर्थ है हमारा, अर्थ को हम यहाँ पे इक्वेटर हम पढ़ाए थे ना, इक्वेटर क्या होता है, इसको डिवाइड करता है, और इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, और ये पार्ट क्या होता है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। और हमारा जो इंडिया है वो एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है, और साउथ एशिया का पार्ट है, तो हमारा ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहने का मीन्स है कि ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे अब देखिए पढ़ते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के पास क्या होता है, ठंडी होती है, वहां पे मौसम क्या होती है, ठंडी होती है, नवंबर से ही हमारा ठंडा स्टार्ट होता है। तो 22 दिसंबर को अब यहाँ पे ये डेट क्यों दिया गया है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आखिर डेट क्यों दिया गया है, हम इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस तो दिया हुआ है कि अर्थ यानी कि सन के चारों तरफ अर्थ जो है रिवोल्यूशन कर रहा है। अब ये कंडीशंस क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अर्थ ये 22 दिसंबर को हम लेके चलते हैं, तो 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, तो 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर के दिन यहाँ पे क्या दे रहा है, विंटर सोलिस्टिक दे रहा है। और विंटर सोलिस्टिक क्या होता है यानी कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक का मतलब होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को ठंडी होती है, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग दिसंबर में क्या करते हैं, ठंडी फील करते हैं, ठंडा होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया में, और इंडिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस दिन क्या होता है कि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है और समर किधर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसका एक और रीजन है, 22 दिसंबर को क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे एक अर्थ है, तो उस दिन 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इस पार्ट में ना सबसे बड़ी नाइट होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी नाइट। नाइट जो होती है वो लार्ज होती है, क्या होती है, लार्ज होती है, और डे क्या होती है, वो शॉर्ट होती है, डे शॉर्ट होती है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा किधर, जस्ट अपोजिट होता है समर, सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, यानी कि जब उधर गर्मी होती है, अब उधर गर्मी होगी तो वहां पे डे का टाइम जो होगा वो लार्ज होगा और नाइट की टाइम जो होगी वो छोटी होगी। तो अभी हमने पढ़ा ये 22 दिसंबर के बारे में कि ये हमारा विंटर सोलिस्टिक है, और इस दिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंडी होती है, विंटर होती है, और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। और जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी तो इस दिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटी दिन होगा। और जस्ट इसके अपोजिट हम ले लें, इसी दिन 22 दिसंबर को ही साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि सबसे बड़ी दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और वहां पे क्या होगा, समर होगा, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 22 दिसंबर है, हम यहाँ पे 21 जून लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21 जून, ठीक है। तो 21 जून को हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिक। और एक बात बताइए कि 21 जून को हम सब इंडिया में हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सब गर्मी फील करते हैं, समर फील करते हैं, तो उस दिन क्या हो गया, समर सोलिस्टिक हो गया। और इस दिन क्या होता है ना 21 जून के दिन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो डे का जो टाइम होगा वो होगा लार्ज यानी कि बड़ा, और नाइट की जो टाइम होगी वो होगी छोटी यानी कि शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट टाइम होगा। और जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, और इस दिन जो होगी नाइट जो होगी यहाँ पे वो होगी लॉन्ग यानी कि लार्ज बोल सकते हैं या लॉन्ग, और हमारी जो डे टाइम होगी वो होगी शॉर्ट, क्या होगी, शॉर्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कि हमने 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में अच्छे से डील कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक और बात की, जैसे मान के चलिए कि अगर ये डेट याद आपको नहीं होता है, ठीक है, तो एक बात बताइए कि हमारा जो
1 ईयर होता है वो कितने, यानी कि पूरा जो अर्थ होता है वो 12 महीनों में एक बार चक्कर लगाता है ना एक साल में। तो 6 मंथ, यानी कि मान के चलेगा हम 6 यानी कि अगर यहाँ से आने में पूरा हाफ कवर करने में क्या होगा, 6 मंथ लगेगा। यानी यहाँ से इसको आने में 6 मंथ, यानी कि इस दोनों के बीच में 6 मंथ का गैप होगा। और यहाँ पे 21 तारीख है तो यहाँ पे 22 तारीख है, यानी 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स के बारे में, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सितंबर है, क्या है ये हमारा सितंबर है। ठीक है, तो जो 21 मार्च है यहाँ पे, 21 मार्च के दिन क्या होता है और 23 सितंबर के दिन क्या होगा। तो इस दिन क्या होता है ना, दिन और रात, यानी कि जो डे का टाइम होता है, डे का टाइम जो होगा वो नाइट के टाइम के इक्वल होगा। क्या होगा, नाइट के टाइम के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे जो दिन और रात होती है ना, 12-12 घंटे की होती है। यानी कि दिन और रात कितने कितने घंटे की होती है, 12-12 घंटे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यानी कि दिन और रात कैसी होती है, तो 12-12 घंटे की होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। अगर एक साइड में क्या होगा इस दिन, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 21 मार्च को एटम होगा। और हमारा एटम अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटम है तो हमारा क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। ठीक है, और एक और बात कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा रोटेशन के बारे में, रोटेशन के बारे में पढ़ा और रिवोल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़े। अभी हम क्या पढ़े, रिवोल्यूशन के बारे में। तो जो रोटेशन होता है इसके अकॉर्डिंग, इसके रीजन से क्या होता है, इसके कारण हमारा डे और नाइट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डे और नाइट हो गया। और रिवोल्यूशन के क्या कारण होता है, हमारा जो जितने भी हमारे पास सीजन होते हैं ना, सीजन जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग सीजन आ गया, एटम सीजन हुआ, ठीक है, समर सीजन आया, विंटर सीजन आया। तो हमारे पास सीजन जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं ना। तो ये आखिर जो सीजन होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, आखिर ये क्यों चेंज होते रहते हैं, ये हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डे और नाइट किस कारण से होता है, रोटेशन के कारण होता है या रिवोल्यूशन के कारण होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रोटेशन के कारण। और ये जो सीजन में चेंजिंग आती है वो किसके रीजन से होता है, तो वो होता है हमारा अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है, अर्थ जब एक्सिस पे मूव करता है तो उसे रोटेशन कहते हैं। और जब ये सन के ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तब हम इसे रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही बता दिया था वही बात यहाँ पे दे रहा है कि 6 आवर सेव्ड ईयरली, यानी एवरी ईयर, प्रत्येक साल क्या करता है, 6 आवर को सेव करता है। और एडेड टू मेक 1 डे, और उस वो क्या होता है, 4 सालों में क्या होता है, एक डे, यानी कि एक दिन बन जाता है ओवर स्पैन 4 ईयर्स। यानी कि जब वो 4 सालों के एक अवधि को पूरा करता है, एक कंडीशन यानी कि स्पैन करता है, तब वो क्या होता है, 4 यानी कि 6 आवर को मिला के हमारा क्या बन जाता है, ये 24 आवर हो जाता है। और 24 आवर क्या होता है, एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि दिस सरप्लस डे, जो बढ़ा हुआ दिन है ना, इज एडेड टू द मंथ टू फरवरी। और इस सरप्लस जो डे है ना, बढ़ा हुआ दिन है, उसको कहाँ ऐड किया जाता है, फरवरी मंथ में। 10 एवरी 4th ईयर, और प्रत्येक 4 साल के बाद जो हमारा फरवरी होता है, इंस्टीड ऑफ 28 डेज, यानी कि हमारा जो फरवरी होता है 29 डेज हो जाता है। और किसके स्थान पे, इंस्टीड ऑफ 28 डेज के प्लेस पे। यानी कि पहले जो 28 डेज का होता था वो हमारा अब कितने डेज का होता है, 29 डेज का। और कौन सा मंथ होता है, फरवरी। Such a year with 366 days is called leap year। और ऐसे ही हमारा जो साल यानी कि जो ईयर बन जाता है, लीप ईयर, वो कितने डेज का हो जाता है, 60, यानी कि 366 डेज का। पहले कितने डेज का होता था, 365 नॉर्मल। और एक दिन अगर हमारा यहाँ बढ़ गया 1 डे, तो ये कितना होगा, हो गया 4 सालों में 366 डेज का हो गया। ठीक है, तो फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर। तो अब जैसे कि 2020 चल रहा है, तो अगला कब आएगा, 2024 लीप ईयर होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 2028 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं,
तो चलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं कि आखिर ये लीप ईयर कैसे फाइंड होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है ना, तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, लास्ट का 2 डिजिट, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ईयर हमारा क्या होता है, लीप ईयर हो जाता है। क्या होता है, लीप ईयर। लेकिन अगर जो हमारा यानी कि पूरा ईयरली जो होता है, कहने का मतलब है कि पूरा शताब्दी, पूरा एक दशक, कहने का मतलब अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2000, ठीक है, और ये कंप्लीटली 100 से डिवाइड, ठीक है, तो एक ही कंडीशन जैसे मान के चलिए कि यहीं पे है कि हमारा ये क्या 4 से डिवाइड है, तो क्या है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को ही ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर के बारे में हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे कि अब कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहले ही बताया जा चुका है। अब इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो अर्थ है वो कैसे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल फॉर्म में, दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार और इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में ये मूव करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, अगर पूरी इसके ऑर्बिट को ले लेते हैं तो द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये इंक्लाइंड यानी कि सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में, देखिए ये क्या दिया है, सेम, यानी कि इंक्लाइंड किधर किया, इधर ही किया है ना। देखिए सब फिगर में एक ही तरफ इंक्लाइंड हुआ है, एक ही तरफ झुका हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पे बात को बता रहा है कि जो हमारा अर्थ होता है वो सेम डायरेक्शन में ही हमेशा इंक्लाइंड रहता है। फिर कह रहा है ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, जो ईयर होता है ना वो, अब देखिए इसको कितने में डिवाइड किया जाता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड एटम सीजन। यानी कि पहले ही मैंने बताया था कि हमारा जो सीजन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन सा सीजन हो गया हमारा, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड एटम सीजन। यानी कि जो हमारे पास जो सीजन्स हैं, तो कितने टाइप्स के सीजन है, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन। और कौन कौन से हैं, दैट्स वंस समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड एटम सीजन। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सीजन चेंजेज, और ये जो सीजन में चेंजेज आती है ना, सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब ये जो सीजन में चेंज क्यों आती है, तो जब हमारा अर्थ के जो पोजीशन चेंज होते हैं ना, ये मान के चलिए सन हो गया, इसके चारों तरफ पोजीशन हमारा क्या होता है, अर्थ की चेंज होती रहती है। और ये जब चेंज होती रहती है, इसी के कारण क्या होता है कि सीजन में चेंजिंग आती है। और ये 4 सीजन होते हैं। अब जब कंडीशन बनता है, 4 कंडीशन बनता है कि यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे सॉरी अर्थ होता है, और यहाँ भी अर्थ होता है, 4 कंडीशन है ना। तो ये 4 सीजन में इसको डिवाइड कर दिया गया है, और वो सीजन है हमारे समर सीजन, विंटर सीजन, एटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब यहाँ पे जैसे दे रहा है क्या, लुक एट द फिगर 3.3, मैंने प्रीवियस ईयर में आप पिक्चर को देख ही चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। यू विल सी दैट ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द टाइटिल्ड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को क्या होता है कि जो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, वो टाइल्ड यानी किधर, सन की तरफ झुका रहता है। और जब 21 तारीख को ये क्या होगा कि हमारा जो, मान के चलिए कि हमारा ये सन है, पहले ही मैंने इसके बारे में लेक्चर दे दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा अर्थ है, मान के चलिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे सन है, जब इधर इंटाइल्ड होगा तो 21 जून को क्या होगा, इस पे ज्यादा प्रकाश जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटाइल्ड, अब यहाँ पे क्या होगा, रोटेट तो करेगा अपने एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादातर तो प्रकाश इसी को मिलेगा ना, लाइट, जिसके कारण 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे समर सोलिस्टिक होता है। ठीक है, तो यही वहां पे यहाँ पे बोल रहा है कि 21 जून को यहाँ पे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि सन, अर्थ जो टाइटिल होता है वो सन की तरफ होता है। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस दिन क्या होता है, 21 जून को ही, 21 जून को क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अभी हमने कल ही पढ़ा था कि चैप्टर 2 में हम पढ़े थे कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे
हमारा जो सन होता है वो डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है। कब करता है? 21 जून को फॉल करता है। एज रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, और इसी कारण से इस एरिया में ज्यादा हीट रिसीव करता है सन। द सन बोल रहा हूँ, सॉरी, द अर्थ, यानी कि अर्थ रिसीव करता है। द एरिया नियर द पोल्स, और ये जो एरिया है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या होता है? 23.5 है, 23.5 डिग्री है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये रिसीव लेस हीट एज द रे ऑन द सन आर स्लैटिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि द एरिया नियर द पोल्स, जो एरिया पोल के पास में होता है, नजदीक में होता है, लेस रिसीव करता है लाइट को, क्योंकि वहां पे जो रे होती है ना वो स्लैंटिंग होती है, तिरछी जाती है, और तिरछी होने के कारण वहां पे उतनी लाइट नहीं जा पाती, जिसके कारण वहां पे हीट ज्यादा नहीं पहुंच पाता। फिर कह रहा है कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवार्ड्स द सन एंड द places beyond the Arctic Circle experience continuous day light for the about 6 months, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो इंक्लाइंड किधर होता है? सन की तरफ होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सन की तरफ इंक्लाइंड करता है तो इसके प्लेस पे, यानी कि आर्कटिक सर्कल होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे आर्टिक सर्कल में क्या होता है कि 6 मंथ की लगातार कंटिन्यूअस 6 मंथ की दिन ही रहती है, ठीक है। और इसी दिन क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि साउथ पोल पे कंटिन्यूअस क्या होगा? 6 मंथ की रात होगी, ठीक है। तो पोल पे 6 मंथ का क्या होता है? डे और नाइट होता है, और वो भी क्या होता है? कंटिन्यूअस लगातार होता है, चेंजिंग नहीं होता है, 6 मंथ के बाद ही चेंजिंग होता है। सिंस इसी प्रकार सिंस कह रहा है कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बहुत ही बड़ा भाग, बहुत ही लार्ज पोर्शन लाइट को गेट करता है। इट इज समर इन द रीजन, और यहाँ पे क्या होता है? इस रीजन में समर होता है, गर्मी होता है रीजन में, एंड द ऑफ द इक्वेटर, और इक्वेटर के, यानी कि कहने का मतलब है इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या होता है? ज्यादातर समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे, और इस दिन क्या होता है? लंबी दिन होती है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और शॉर्टेस्ट क्या होता है? नाइट होता है। एट दिस प्लेस ऑकर्स 21 जून, और ये कब होता है? 21 जून को ये घटना होती है। एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और ये जितने भी कंडीशंस होते हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा किधर? साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या होती है? समर होती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सीजन होगा। देयर द नाइट्स आर लॉन्गर, और वहां पे नाइट छोटी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट क्या होगी? लॉन्गर होगी देन द डे, यानी कि दिन से। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक, और ये अर्थ के कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? समर सोलेस्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? समर सोलेस्टिक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ऑन 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवार्ड्स इट, ठीक है। अब क्या होता है 22 दिसंबर को? 22 दिसंबर को क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है कि सन की लाइट डायरेक्टली फॉल करेगी, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो किधर होता है? साउथ पोल में, यानी कि साउथ रीजन में होता है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो जब ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल करेगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा, गर्मी होगी, और यहाँ पे क्या होगा? डे बड़ा होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि एज द सन रे फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न में क्या होता है? वर्टिकली डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है। और ये जो कैप्रिकॉर्न होता है वो क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ में होता है। किधर होता है? साउथ में। मैंने कल ही बताया था ना कि साउथ एस से इंडिकेट करेंगे इसको। करे कि लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन होता है वो बहुत ही हेवी मात्रा में लाइट्स क्या करता है? लार्ज फॉर्म में लाइट को गेट्स करता है। देयरफॉर, इसलिए इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसी कारण से साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? गर्मी की दिन होती है।
विथ लॉन्गर डेज, और यहाँ पे क्या होता है, डे लॉन्गर होता है, लंबा होता है, एंड द शॉर्टर नाइट्स, और नाइट्स जो होती है छोटी होती है। ठीक है, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जैसे कि 22 दिसंबर को जो कंडीशंस हमारा 22 दिसंबर को यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में हम दिखा रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट कंडीशन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, और इस पोर्शन में, और नॉर्दर्न पोर्शन में क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। ठीक है, विंटर सीजन होगा, और वहां पे डे क्या होगी, बड़ी होगी, सॉरी नाइट बड़ी होगी और डे छोटी होगी। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, और इस पोजीशन यानी कि अर्थ के इस पोजीशन को हम लोग विंटर सोलिस्टिक का नाम देते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। और हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो क्रिसमस डे होता है वो कब मनता है, समर के दिनों में। क्योंकि मान के चलिए कि हम कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं ना क्रिसमस डे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंडी होती है, लेकिन जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, वो कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो वहां पे क्या होगी, गर्मी की दिन न होगी 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा क्रिसमस मनाया जाता है वो कब मनता है, वहां पे किस सीजन में मनता है, तो वहां पे समर सीजन में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, कहने का मीन्स है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमारा जो सन का रे होता है वो डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली फॉल करता है इक्वेटर पे। ठीक है, और जब इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन और रात दोनों हेमिस्फीयर में क्या होगी, बराबर होगी, 12-12 घंटे की। अब यहाँ पे जैसे कि आगे बोल रहा है कि एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इट टाइटल टुवर्ड्स द सन, और यहाँ पे कोई भी जो पोल्स होता है ना वो टाइटल नहीं करेगा, ठीक है, सन के तरफ। सो इसलिए द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में डे और नाइट के जो टाइमिंग होंगे वो बराबर होंगे, यानी 12-12 घंटे के, यानी कि इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ऑन 23 सितंबर इट इज एटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर 23 सितंबर को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटम सीजन करेंगे तो उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। क्या होगा, स्प्रिंग सीजन, यानी कि 23 सितंबर को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटम सीजन को फील करेंगे तो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में उसी दिन स्प्रिंग सीजन को फील किया जाएगा। कह रहा है कि द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, और ये जो कंडीशन 23 सितंबर को हुआ इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन जो होगा वो 21 मार्च को होगा। यानी कि हम लोग एटम सीजन अगर हम 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे थे तो यही हमारा क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा, और स्प्रिंग सीजन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन जब इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड एटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बातों को तो समझ ही चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है ये पूरा जब हम चैप्टर पढ़ लिए तो इस चैप्टर में हम क्या सीखे, क्या लर्न किए कि जो अर्थ होता है वो क्या करता है, मोशन करता है। और मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट वन है रोटेशन और दूसरा है हमारा रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन के कारण हमने पढ़ा डे और नाइट में चेंजिंग आती है, और हम जो सीजन में चेंजिंग आती है वो होता है रेवोल्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट हो, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो अगर ज्योग्राफी चैप्टर का हम कल क्या करेंगे, इसी 6
क्लास के चैप्टर कल हम लोग 6 के चैप्टर 5 को पढ़ा जाएगा, ठीक है।